Outspoken News, real, unbiased, and outspoken. नमस्कार। आज के समाचार में बात करेंगे आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस इन हेल्थ केयर की। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाल के वक्तव्य में, जिसमें उन्होंने काफी देर तक घुमा फिरा कर बातें करते हुए अंततः ये मूल भाव रखा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। वी हैव टू फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। On any other news channel, you can find debate on this, where anchors themselves become experts in all fields and support or criticize any government step based on their prejudices, their shareholding party, or who the boots they lick belongs to. But what they are never able to discuss thoroughly is views regarding healthcare, because medical field is so vast, deep, and requires years of involvement into it that no matter how supreme you are in your field of expertise, you are just a layman when it comes to field of medicine. इसलिए मुझे अलाउ करें ये डिस्कस करने के लिए। मैं यहाँ जो पॉइंट्स डिस्कस करूँगा उनकी प्रेरणा आई है डॉक्टर राजेश देशपांडे जी के पोस्ट से, जिन्होंने सलाह दी है कि हेल्थ केयर में सेल्फ रिलायंस के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। इनका अलग से पोस्ट देकर सलाह जारी करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऊंचे लेवल पे जो सरकार में जो स्वास्थ्य सलाहकार होते हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर भी नहीं होते हैं, और कुछ होते भी हैं, जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि ईएनटी यानी कि कान नाक गला विभाग, ईयर नोज थ्रोट विभाग के शल्य चिकित्सक रहे हैं। पर वैसे लोग चिकित्सा से लंबे समय से दूर हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धति निरंतर विकसित होती रहती है और आप लगातार खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं। तो कौन है डॉक्टर राजेश देशपांडे? महाराष्ट्र के एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट यानी 5.5 साल MBBS की पढ़ाई, जिसमें प्रवेश पाना अपने आप में मुश्किल। उसके बाद उन MBBS क्वालिफाइड लाखों लोगों के बीच में फिर आप MD मेडिसिन की डिग्री प्राप्त करना, जो आगे 3 साल की और पढ़ाई हुई है। फिर उन सिलेक्टेड लोगों में से भी 100-200 सीटें जो होती हैं DM न्यूरोलॉजी की होती हैं, आगे 3 साल और लंबी पढ़ाई के साथ साथ उतना ही ज़्यादा काम। रेजिडेंट का काम मैं किसी और दिन समझाऊंगा, बट वो काफ़ी मुश्किल फेज होता है किसी भी डॉक्टर के कार्यकाल में, उसके अध्ययन के फेज में। वे लेखक भी हैं। पुस्तक है द डॉक्टर जीन। इंडिया टुडे न्यूज चैनल में उनका वक्तव्य भी टेलीकास्ट हुआ था हाल ही में, और वह नियमित अपने विचार ब्लॉग्स, फेसबुक आदि पर व्यक्त करते रहते हैं, जिनके अनेकों फॉलोअर्स हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। पहला पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ हेल्थ केयर एज ए नॉन चैरिटी इंडस्ट्री, इंश्योरिंग एवरीवन। द रिसेंटली डिक्लेयर्ड पैकेज शुड प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। न्यायालय तो चिकित्सा संस्थानों को केवल बिजनेस इकाई मानता ही है। सरकार और जनता को भी चाहिए कि अस्पतालों को चैरिटी की सूडो एथिकल बेड़ियों में ना बांधे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पूर्ण क्षमता रफ्तार से आगे बढ़ने दें। पर यह सेवा समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी का बीमा करवाएं। हाल ही में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, उसमें प्रायोरिटी से हेल्थ केयर पे खर्च किया जाए। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज नंबर ऑफ बेसिक एंड स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन एवरी टाउन विलेज, यानी कि बेसिक और स्पेशलिटी के अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं, हर शहर तक पहुंच पाए। तीसरी बात है इन्वेस्टिंग ओनली इन बिल्डिंग्स, मास्क, PPE विल नॉट सेव पेशेंट्स। गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन रिक्रूटिंग गुड डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल स्पेशलिटीज, protecting and paying them, well in time so they stay.
Now you might say that doctors do not want to stay in रूरल प्लेसेस, इन रिमोट प्लेसेस। डॉक्टर रुकना नहीं चाहते हैं वैसे सुदूर के इलाकों में। बात यह है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि सुदूर हैं, कई डॉक्टर्स हैं जिनका पैतृक स्थान ही होता है वही सुदूर का इलाका, वहाँ रहते भी हैं वो। ये हथकंडा है जो सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए डॉक्टर्स के सर पे फोड़ती है। आपको लगता है कि डॉक्टर्स जाते ही नहीं हैं, सच्चाई ये है कि इतनी बहाली, इतने वैकेंसी निकलते भी नहीं हैं। अगर ऐसा होता कि बहालियां वैकेंसी निकली पड़ी हैं, डॉक्टर जा नहीं रही हैं, सीट्स खाली पड़ी हैं वहाँ पे, तो बार बार इश्तिहार मिलते आपको, अखबार में विज्ञापन मिलते रहते। लेकिन आप देखेंगे कभी ऐसा नहीं होगा कि 1000 डॉक्टर्स के लिए कोई विज्ञापन निकला हो। निकलता है तो सालों बाद कभी निकलता है, और उसका भी काम जैसे तैसे होता है, और वो निकलता है उसके तो इंतजार में होते हैं डॉक्टर्स। कोई परमानेंट एक व्यवस्थित जॉब हर कोई चाहता है, डॉक्टर्स भी चाहते हैं। और पूरे भारतवर्ष में आप देखिए, एक पियून सरकारी चपरासी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन आता है तो पीएचडी लेवल तक के लोग अप्लाई करते हैं। पर यहाँ इतना खराब क्या है कि डॉक्टर्स नहीं जाते, ज्वाइन करते? इतना खराब क्यों बना रखा है सरकारी जॉब को? आखिर क्यों है इतना टॉर्चरस ये कि नहीं जाना चाहता कोई? बात सिर्फ सुदूर की नहीं, मैं दोबारा बता दूं आपको। वही सुदूर जाने के लिए किसी आईएएस की नियुक्ति होती है, डीएम पद पे या एसडीएम पदों पे दूर के इलाकों में भी नियुक्ति होती है। बट उस पद पे जाने के लिए आप देखते होंगे अन्य लोग तो करते ही हैं, अन्य ग्रेजुएट्स, और इधर डॉक्टर्स में से भी कुछ है जो वैसे ख्याल, वैसा जज्बा, वैसा चाहत रखते हैं, वो जाते हैं उधर, तैयारी करते हैं, यूपीएससी के माध्यम से क्वालिफाई करके उन्हीं सुदूर इलाकों में जाते हैं। बट एज ए डॉक्टर क्यों नहीं? तो आप देखिए, जब आप एसडीएम को भेजते हैं तो आप क्या सुविधा देके भेजते हैं? बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और सिक्योरिटी तो बिल्कुल मस्ट होती है। उसके बाद जॉब पे स्किल जैसा भी है, बट इतना कुछ उसे मिलता है तो वहाँ आराम से रहता है। डॉक्टर्स ने क्या बिगाड़ा है? आपको चाहिए भी, आपको ज़रूरत भी है, आप चाहते हैं, बट आप सूडो एथिकल टॉर्चर करते हैं। मेंटली आप हर अखबार में सब जगह पे ऐसे करते, नहीं इन्होंने तो ऐसा प्रण लिया है, कोई हिपोक्रेटिक, और इनको वहाँ जाना चाहिए, सरकारी खर्चे पे पड़े हैं। इन चीज़ों की वजह से कोई वहाँ पे नहीं जाएगा। आपको व्यवस्थित करना होगा। आप जबरदस्ती करके आप काम भी क्या ले पाएंगे? डॉक्टरी सोचने का काम है, सोचना समझना होता है, तब होता है। कोई सिलाई का काम तो नहीं है जो आप जबरदस्ती भी गन पॉइंट पे भी करवा लेंगे। आपको उन्हें खुश रख के ही उनकी शर्तों पे ही करना होगा। छोटी जगहों पे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कोई भी आता है, बगल का मुखिया आता है, तहसीलदार आता है, बीडीओ आता है, एसडीओ आता है, कोई सुना के चला जाता है। हर कोई बदतमीजी करके चला जाता है। कोई भी ऐसी जगह पे इतनी पढ़ाई, इतने लंबे समय अध्ययन करने के बाद में, और वो जो इतने अध्ययन के बाद दुनिया में कहीं पे भी बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकता है, वो क्यों फंसना चाहेगा ऐसे जंजाल में? तो इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो वहां रहें। उस जॉब को डिग्निफाइड बनाना चाहिए आपको। कागज पे डिग्निफाइड है भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होता है जस्ट एमबीबीएस करने के बाद, और कई स्टेट्स में क्लास 2 में रखा गया है, बट ऑन पेपर है। बट अब प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं क्या इज्जत रह गई है। एक हवलदार से भी उलझने में लोग 4 बार सोचेंगे, बट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ने में नहीं सोचते। अगला पॉइंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन एफिशिएंट quantity and quality nursing and other healthcare staff, equipment, technical staffs and maintenance without promoting party industry। सही बात है, efficient quantity और quality में नर्सिंग स्टाफ तो चाहिए ही, सारे स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और इक्विपमेंट्स में खर्च तो करना ही होगा। Paying dues and priority to everyone involved
including private hospitals, and steps to increase medical admissions, number of postgraduate seats, and assess what is most essential requirement and invest so. मेडिकल एडमिशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़ाने की ज़रूरत तो बिल्कुल है। आपको भी पता है क्या रेशियो है डॉक्टर्स की, कितनी कमी है। तो इतनी कमी के बाद फिर आगे किसी ने एमबीबीएस किया, उसके बाद आपको गवर्नमेंट का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर डॉक्टर में पोटेंशियल है, वो आगे अपने आप को स्पेशलाइज कर सके, उसे वो मौका तो मिलना ही चाहिए। एमबीबीएस किया, नाउ ही मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज इन समथिंग, कुछ दक्षता और बेहतर वो बने। तो पोस्ट ग्रेजुएट सीट एटलीस्ट जितने एमबीबीएस कर रहे हैं लोग, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट सीट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो उतने ही लोग एमबीबीएस में लो, जिन्हें आप पोस्ट ग्रेजुएट भी करवाओ। वो आधा में क्यों रोकना, हाफ पढ़ा के क्यों रोकना? हर किसी को बेस्ट क्यों नहीं बन सकते? वो बनना भी चाहता है, आपको ज़रूरत भी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स क्यों नहीं बढ़ा सकते? हेल्थ बजट बढ़ाइए और उसको यूज कीजिए, आपको ये तो बिल्कुल ही आवश्यक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स खासकर बढ़ाना, पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे देश का जो तंत्र है, स्वास्थ्य तंत्र है, 200 से ऊपर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, ये सब जो चल रहे हैं इन्हीं पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की वजह से चल रहे हैं। कागजों पे या कई लोगों के हिसाब से ये तो अध्ययन कर रहे हैं, बट सच्चाई यही है कि यही चला रहे हैं, यही रेजिडेंट डॉक्टर्स जो आपने बार बार जूनियर डॉक्टर्स जो शब्द सुनते हैं, यही चला रहे हैं, यही एक्चुअल होते हैं, यही आईसीयू में होते हैं, यही इमरजेंसी में होते हैं। सीनियर्स आपको ओपीडीज में मिल जाएंगे, सीनियर्स आपको वार्ड में भी मिलेंगे, बट अल्टीमेटली फ्रंट लाइन में जो होता है, जो डायरेक्टली देख रहा होता है, अगर ये काम बंद कर दें हॉस्पिटल नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी इकाई होते हैं, इनको पर्याप्त महत्व उतना मिलता नहीं समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में। ऐसा लगता है जैसे जूनियर डॉक्टर्स को थोड़ा डेरोगेटरी टर्म टाइप में यूज किया जाता है। ही इज ए फुल फ्लेज डॉक्टर। स्टडी तो वो लाइफ टाइम करेगा, लाइफ टाइम स्टूडेंट ही बोलते रहोगे। यस, ही इज ए स्टूडेंट एंड ही विल बी ए स्टूडेंट लाइफ लॉन्ग, but he is also a full-fledged doctor already. He deserves that respect. और ज़रूरत है कि कहाँ जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल और भी क्या है, इस पे सोचने की ज़रूरत है और वहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।